नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। इंडी गठबंधन का ऐसा कौन सा काम कि मोदी की जान और योगी की सरकार दोनों को खतरे की बातें होने लगी है। अखिलेश का मॉनसून ऑफर, बीजेपी के 100 विधायक टूटने का सच क्या है। ट्रंप पर हमले के बाद पीएम मोदी पर हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है क्या, आज इसकी बात होगी। इसके अलावा योगी राज में कांवड़ यात्रा के पहले वो आदेश जिससे ओवैसी आग बबूला हो गए। फहीम चलाए शिवा ढाबा, सही नाम बताने का हो तो मच गया हंगामा, आज इसका चैप्टर भी लाया हूं। और साथ ही दुबई की राजकुमारी ने ऐसा कौन सा काम किया कि भारत के मौलानाओं की नींद उड़ जाएगी। वो मुस्लिम राजकुमारी जिसकी हर तस्वीर आपको हैरान कर देगी, वो लेकर आया हूं चैप्टर। और आखिर में जानलेवा बारिश की ऐसी तस्वीरें जो सिहरन पैदा कर देंगी। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। यूपी के गोंडा में आज बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। दोपहर करीब 2:30 बजे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह ट्रेन चंडीगढ़ से गोरखपुर होते हुए असम जा रही थी, लेकिन गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद तुरंत रेलवे और यूपी सरकार ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए और 4 लोगों की मौत हुई है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को कहा है कि सेंटर वाइज और सिटी वाइज नीट का पूरा रिजल्ट 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड किया जाए। नीट की परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई आदेश नहीं दिया। सोमवार को इस पर फिर सुनवाई होगी। 24 जुलाई से नीट काउंसलिंग शुरू होनी है। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनोरमा खेड़कर पर अवैध हथियार रखने और किसानों को धमकाने का आरोप लगा है। उनका किसानों के सामने पिस्टल लहराने का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद से मनोरमा खेड़कर फरार थी। पुलिस ने इस मामले में पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर को भी आरोपी बनाया है। ईडी ने 1392 करोड़ के बैंक घोटाले के मामले में आज 5 शहरों में 15 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। यह रेड हरियाणा के महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह और करीबियों पर की गई। आरोप है कि विधायक और उनके परिवार से जुड़ी मेसर्स एलाइड स्ट्रिप कंपनी ने बैंक से 1392 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसे वापस नहीं लौटाया। इसी मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ अभियान में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। केरन सेक्टर इलाके में हुई मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इलाके में 5 आतंकियों की घुसपैठ की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान आतंकियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। बाकी बचे आतंकियों की तलाश में अभियान अभी भी जारी है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, इंडी गठबंधन का ऐसा कौन सा काम कि मोदी की जान और योगी की सरकार दोनों को खतरे की बातें होने लगी हैं। अखिलेश का मॉनसून ऑफर, बीजेपी के 100 विधायक टूटने वाले हैं क्या। ट्रंप पर हमले के बाद पीएम मोदी पर हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है क्या। अब सबसे पहले इसका चैप्टर। झूठ और भ्रम की राजनीति से भी जब विपक्ष नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाया, तो अब उसका सारा फोकस सारे 3-5 करके सरकार गिराने पर है कि कुछ भी 3-5 करो लेकिन सरकार गिरा दो, नरेंद्र मोदी को किसी तरह से कमजोर कर दो। और इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार तो उनके निशाने पर है ही, अब यूपी की योगी सरकार को भी गिरा देने के मॉनसून ऑफर निकाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो आज कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान क्या खतरे में है, इस बात का भी सवाल चर्चा का विषय बन गया। क्या मोदी पर भी ट्रंप की तरह कोई हमला हो सकता है क्या, ये बातें होने लगी हैं। आज आपको विस्तार से एक एक चीज बताऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि आज नरेंद्र मोदी ने कैसे वो काम किया कि बीजेपी में नया जोश आया है। लेकिन पहले देखिए कि जब सारे तिकड़म लगाकर इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से नहीं रोक पाया, तो अब वो बीजेपी के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रोकने में लगा है। जैसे मोदी को रोकने के लिए इंडी गठबंधन ने ऑपरेशन एनडीए चलाया, वैसे ही यूपी में योगी के खिलाफ ऑपरेशन मॉनसून चलाया जा रहा है। जैसे इंडी गठबंधन ने एनडीए में फूट डालने की कोशिश की, वैसे ही यूपी में योगी के खिलाफ बीजेपी में फूट डालने की कोशिशें हो रही हैं।
जैसे इंडी गठबंधन ने मोदी को रोकने के लिए नीतीश और नायडू को भर भर कर ऑफर दिए, वैसे ही अब इंडी गठबंधन योगी के खिलाफ मॉनसून ऑफर लेकर आया है। दरअसल इंडी गठबंधन जून से यह माहौल बना रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो अब गिरी कि तब गिरी। लालू यादव कह चुके हैं कि अगस्त में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बचेगी, लेकिन जब इंडी गठबंधन को मोदी की सरकार गिराने के कोई आसार नहीं दिख रहे, तो अब वो यूपी में हाथ पैर मारने लगे ताकि ये कह सके कि अगस्त में उन्होंने कोई तो क्रांति कर ही दी। आप ये देखिए कि कैसे इंडी गठबंधन योगी आदित्यनाथ के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ गया। जब इंडी गठबंधन को यह समझ आ गया कि भाई नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कायम है और उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। भाई अभी कल तक तो यही कह रहे थे कि मोदी योगी को हटाने वाले हैं, मोदी योगी को हटाने वाले हैं, यही नैरेटिव चल रहा था। जब समझ में आ गया कि मोदी तो योगी को हटाने वाले नहीं है, जो बात हम पाठशाला में कब से कह रहे हैं, तो फिर इंडी गठबंधन अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नया पैंतरा लेकर आया। योगी आदित्यनाथ के कट्टर सियासी दुश्मन अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में खुला ऐलान कर दिया कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। यानी अखिलेश यादव ने इशारों में कह दिया कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ से नाराज जो कथित गुट है वो बीजेपी से अलग हो जाए और समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार बना ले। यानी अखिलेश यादव खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर योगी की सरकार को तोड़ने के लिए सियासी ऑफर बांट रहे हैं, खुले में दे रहे हैं बॉस, और उसे मॉनसून ऑफर का नाम दे रहे हैं। अब आप सोचिए, ये वही इंडी गठबंधन है जो दिन रात नरेंद्र मोदी के खिलाफ संविधान का एजेंडा चलाता है, खुद को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक बताता है, और उसी के नेता एक चुनी हुई सरकार को खुलेआम गिराने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति करने के ऑफर दे रहे हैं, मॉनसून ऑफर दे रहे हैं, और फिर ये लोग कहते हैं कि मोदी राज में संविधान खतरे में। ये खुल्लम खुल्ला करें तो ठीक, ये विधायक तोड़ने की बात करें, मॉनसून ऑफर बताएं तो ठीक, वहां बीआरएस के विधायक सांसद तोड़ ले, कांग्रेस अपने में मिला ले तो ठीक। इनका वॉशिंग मशीन नहीं कहलाएगा, इनके ऑफर नहीं कहलाएंगे, सब संविधान के दायरे में हो रहा है। मतलब अपने फायदे के लिए संविधान की धज्जियां आप उड़ाएं और दोष नरेंद्र मोदी पर लगाएं। और अखिलेश यादव के इस ऑफर पर उनके परम मित्र राहुल गांधी एकदम चुप हैं, जबकि यही राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो ऑपरेशन लोटस चलाकर उनके नेताओं को तोड़ती है। लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो दल बदल कानून में संशोधन करेगी, लेकिन अब राहुल गांधी को अखिलेश यादव के इस मॉनसून ऑफर में कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं दिखती। और कैसे दिखेगी जब उनकी खुद की सरकार तेलंगाना में जोड़ तोड़ कर रही है, धड़ाधड़ कांग्रेस में बीआरएस के लोग शामिल हो रहे हैं। किस मुंह से राहुल गांधी सवाल पूछेंगे अखिलेश यादव से? अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का यह ऑफर सीधे सीधे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए, जिसे लेकर इंडी गठबंधन यही दावा कर रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरा है। अखिलेश यादव भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं। यूपी में ओबीसी 40% से ज्यादा है। अखिलेश यादव कल तक केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कर रहे थे, बिना नाम लिए उनके लिए लौट कर बुद्धू घर को आए जैसे शब्द लिख रहे थे। आज योगी आदित्यनाथ के विरोध के चक्कर में केशव प्रसाद मौर्य को मॉनसून ऑफर दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का बीजेपी में अपमान हो रहा है, उन्हें अपना सम्मान पाने के लिए अखिलेश का ऑफर मंजूर कर लेना चाहिए। यह वो पार्टी कह रही है जिस पार्टी पर आरोप है कि भाई मुलायम सिंह तक का अपमान हुआ, चाचा शिवपाल का अपमान हुआ, अखिलेश यादव ने सारी सत्ता पार्टी की अपने हाथ में ले ली, बड़ों का अपमान करके। यह आरोप समाजवादी पार्टी पे लगता रहा। वो आज याद दिला रहे हैं कि बीजेपी में किसका अपमान और सम्मान हो रहा है। सुनिए एक बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव क्या कह रहे हैं, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। तो अगर किसी को लगता है कि हम बड़े कद के नेता हैं, हमारा कद बड़ा है उत्तर प्रदेश में, हमारी वजह से सरकार बनी थी, तो उनको अपने सम्मान को और अपनी जो उनके तमाम सारे फॉलोअर हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। 100 लाओ, मुख्यमंत्री की गद्दी पाओ, सरकार बनाओ और सम्मान पाओ। अच्छा, ये पिन मारने का प्रयास कर। 2 दिन पहले तक ये लोग कह रहे थे कि योगी तो जाने वाले हैं, अब दूसरे को मनाकर दूसरे को अपनी तरफ खींच के योगी को सत्ता से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी में कांग्रेस के तो सिर्फ 2 विधायक हैं, वो न तो सरकार बना सकती है न गिरा सकती है, लेकिन इस बहती गंगा में कांग्रेस भी हाथ धोने में घुस गई।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि यूपी में अब कुछ संभलने वाला नहीं है, बीजेपी की लड़ाई और बढ़ेगी। अजय राय को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि क्या वाकई 100 विधायक और जोड़कर अखिलेश यादव सरकार बना लेंगे। सिराथू वाला दर्द और बढ़ गया है। जो सिराथू हारे उनको हरवाने के बाद वो और चीजें सामने खुलकर आ गई। उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया। वो रास्ता इनको मुख्यमंत्री बनाए नहीं, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अब वो पूरा का पूरा कैंसर का रूप ले लिया और विवाद बढ़ता जा रहा है और अब तो संभलने वाला नहीं है, कुछ भी कर लें। तो मैं समझता हूं कि अब जो चीजें चल रही हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जिन केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर इंडी गठबंधन माहौल बना रहा है, वो केशव प्रसाद मौर्य तो एकदम रिलैक्स दिख रहे हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य की तब की तस्वीर है जब वो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर लखनऊ लौटे। एयरपोर्ट पर केशव प्रसाद मौर्य एकदम तनाव मुक्त दिखे, उनके चेहरे पर हंसी थी। उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत नाराज हैं और आला कमान से कोई फटकार लगी है या बीजेपी में उनका कोई अपमान हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इंडी गठबंधन बिना बात के माहौल बना रहा है। और जो अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे रहे हैं, उन्हें तो कल ही केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया था कि यूपी में उनकी वापसी नहीं होगी, यानी अखिलेश यादव की वापसी नहीं होगी। अखिलेश यादव तो अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने तो बाकायदा नाम लेकर कहा था कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है, यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। ये तो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था कि अखिलेश यादव ने ऑफर तो दे दिया कि 100 लाओ सरकार बनाओ, लेकिन इस ऑफर में उन्हीं का मजाक बन गया, क्योंकि 100 विधायक तोड़ना हंसी मजाक नहीं है। 100 विधायक है बॉस, कोई 10-20 विधायक नहीं है कि कर लिया आपने, इधर कर लिया मां। लेकिन यहां 100 विधायकों की बात कर रहे हैं, उन्हें तोड़कर ले आने की बातें हो रही हैं। यह कोई सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी बता देगा कि यह नॉन सीरियस बात है। फिर भी जहां तक आंकड़ों की बात है तो यह भी देख लेते हैं कि अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर में कितना दम है और यूपी विधानसभा का इस वक्त का गणित क्या कहता है। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें, जिनमें 10 सीट खाली है, इसलिए बहुमत के लिए आंकड़ा 197 का है। यूपी विधानसभा में बीजेपी के पास अकेले खुद के 251 विधायक हैं। 13 सीटें अनुप्रिया पटेल की अपना दल की हैं, 8 सीटें जयंत चौधरी के आरएलडी की हैं। इसके अलावा 6 सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की है, 5 सीट निषाद पार्टी के पास है, यानी कुल मिलाकर बीजेपी गठबंधन की 283 सीट, जबकि विपक्ष में समाजवादी पार्टी के पास 105 सीट और कांग्रेस के पास गिन के 2, यानी कुल मिलाकर विपक्ष के पास 107 सीट। यानी एक तरफ एनडीए के पास 283 और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के पास 107, यानी आधे से भी कम। जब सरकार और विपक्ष की ताकत में इतना बड़ा अंतर हो, ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के बारे में सोचने लगना यह अखिलेश यादव का ख्याली पुलाव। एक बार सुनिए बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी और अखिलेश यादव के ऑफर पर उन्होंने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि इस ऑफर के पीछे अखिलेश का कौन सा सीक्रेट गेम छिपा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। जिस वोट बैंक के चक्कर में 2 लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का बड़का हो गया है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गया है। अपना वोट बैंक बचाओ, बाद में आकर यहां ज्ञान बखारो। जब से यूपी में अखिलेश यादव ने बंपर सीटें जीती हैं, तब से वो इंडी गठबंधन के नए हीरो बने। अखिलेश यादव को लग रहा है कि वो जो भी सियासी चाल चल देंगे वो मास्टर स्ट्रोक बन जाएगा, या जो आसपास का इकोसिस्टम है वो मास्टर स्ट्रोक बना के बताएगा। जैसे अखिलेश यादव ने खुलेआम योगी आदित्यनाथ की सरकार गिराने की कोशिश का स्टंट किया, इससे अखिलेश यादव के समर्थक तो खुश हो जाएंगे, लेकिन इंडी गठबंधन का संविधान बचाओ का नैरेटिव कमजोर पड़ जाएगा। राजनीति के एक्सपर्ट अखिलेश यादव के इस बयान को बहुत हल्का बता रहे हैं। एक बात अखिलेश यादव को यह भी समझनी चाहिए कि जब नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाकर पाला बदलते हैं तो इस तरह डंका नहीं पीटते, ना ही सामने वाली पार्टी कोई ऑफर निकालती। चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कोई ऑफर नहीं निकाला। अभी तेलंगाना में बीआरएस के लोग छोड़ कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन वहां कांग्रेस ने कोई ऑफर नहीं निकाला है। अखिलेश यादव को यह पता है कि वो मॉनसून ऑफर निकाल लें या बिग बिलियन डे टाइप का कोई करारा नाम दे दें, इन सबसे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी नहीं हिलने वाली बॉस। हो सकता है स्टंटबाजी के पीछे उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव की घबराहट, क्योंकि जिस तरह से यूपी को लेकर नरेंद्र मोदी खुद एक्टिव हैं, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है, उससे यूपी में इंडी गठबंधन में हलचल है।
उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड मिला हुआ है। वो अपनी टीम चुन रहे हैं और 10 की 10 सीटें जीतने का टारगेट लेके चल रहे हैं। इन सबसे अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के कैंप में खलबली मचना तय है। और शायद इसलिए अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूपी का उपचुनाव भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी 7 सीट पर और कांग्रेस 3 सीट पर उपचुनाव लड़ेगी। हालांकि उपचुनाव की 10 में से एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन यहां 7-3 का खेला होगा, ऐसा सूत्र दावा कर रहे हैं। 21 जुलाई को कांग्रेस ने लखनऊ में उन जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई जिनके जिलों में विधानसभा चुनाव होने। यानी ये सारी सियासी स्टंटबाजी के पीछे यूपी का उपचुनाव है, जिसे जीतकर इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव में मिली हार के दर्द को कुछ कम करना चाहे। लोकसभा चुनाव में तो इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को सियासी लड़ाई में नहीं हरा पाया, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस लड़ाई को कई नेता अब इतना पर्सनल ले जा चुके हैं कि जाने अनजाने नरेंद्र मोदी की जान को खतरे में डाल रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी पर ट्रंप जैसे हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? यह पूरी खबर आपको बताने वाला हूं। उससे पहले नरेंद्र मोदी की अभी जो ताजा तस्वीरें आई हैं वो आपको दिखा देता हूं। नरेंद्र मोदी आज बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मिले हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, लेकिन यह बैठक बहुत खास है क्योंकि यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा में यह बातें निकल कर आई हैं कि कई राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ता निराश था। वो वोटर को बूथ तक नहीं लेकर आया, वो चुनाव में सक्रिय नहीं हुआ। और हमने आपको कल ही बताया था कि लोकसभा चुनाव को लेकर मिल रहे फीडबैक के आधार पर नरेंद्र मोदी अब खुद एक्टिव हो गए, खुद सारी रिपोर्ट ले रहे हैं। खुद यूपी अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की थी घंटे भर। कल अमित शाह से उनकी 2 घंटे मुलाकात चली और आज कार्यकर्ताओं से मिलकर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में नया जोश भरने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया कि जो कमी उन्हें दिख रही है उससे वो ठीक करने में लगे हैं। कार्यकर्ताओं को निराश होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, पहले एक दौर था कि नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार कहा जाता था कि रात में कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बैठ के फोन पे बात करते थे, फीडबैक लेते थे। फिर काम की व्यस्तता वगैरह वगैरह की वजह से ये थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब शायद वो चीजें दोबारा से होने वाली। नरेंद्र मोदी को कार्यकर्ताओं के प्रति अपना लगाव जो वो दिखा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ विपक्ष नफरत की ऐसी राजनीति कर रहा है जिससे पीएम मोदी की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी विपक्ष के नेता अपने समर्थकों को इस हद तक भड़का रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी पर ऐसा हमला करने की सोचें या कोशिश करें जैसा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पे हुआ। यह सवाल उठ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के पीछे की एक वजह यह बताई जा रही है कि वहां की राजनीति बहुत कट्टर हो गई और चुनाव में जीत हार को अब जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया गया। और ऐसी कट्टरता भारत की राजनीति में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिखती रही है, क्योंकि अक्सर यही होता आया है कि चुनाव में नेता जितना भी एक दूसरे को बुरा भला कहें, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़काया गया, ना ही हिंसा को जस्टिफाई किया गया। और चुनाव जीतने के बाद हारने वाले नेता जीतने वाले को कम से कम बधाई तो दे ही देते थे, एक मैसेज तो कर ही देते थे। लेकिन अब यह परंपरा भी टूट गई। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासी लड़ाई को इंडी गठबंधन इतना पर्सनल ले चुका है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर इंडी के बड़े नेताओं ने बधाई तक नहीं दी थी। भाई, ममता बनर्जी के लिए यह दावा किया गया कि जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे वो अपने घर में अंधेरा करके बैठ गई थी। मतलब आप सोचिए कि किसी नेता से इस लेवल की नफरत क्यों। और यह फिर सवाल उठता है कि यह नफरत कहां जाकर रुकेगी। इसलिए नरेंद्र मोदी को लेकर यह डर पैदा होने लगा है लोगों के अंदर कि कहीं इस सियासी लड़ाई में उनकी जान को खतरा ना हो। आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलकर कहा कि विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों को उकसा रहा है, उनके खिलाफ मौत और हिंसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और यह बहुत खतरनाक है। सुनिए बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आज क्या कहा है, फिर राहुल गांधी के वो बयान सुनाऊंगा जिसमें वो लोगों को नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कह रहे थे। आप सुनेंगे तो खुद ही सब याद आ जाएगा। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। अभी आपको ध्यान हो, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पे कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना डर के समाप्त होने का प्रतीक है। इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए।
जब तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला नहीं हुआ था, तब तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी रैली में उन पर ऐसा हमला हो सकता है। भाई लोगों को यह लगता था कि ठीक है, पॉलिटिक्स है, बोल रहे हैं एक दूसरे को, क्या है। इसीलिए अगर बीजेपी किसी पहले ही किसी तरह के डर को जता रही है, तो यह विपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। इंतजार नहीं करना चाहिए कि किसी के ऊपर कोई हमला हो जाए तब बात हो कि भाई अरे अरे वो तो गजब बोल दिए थे हम लोग, इसलिए वो तो नहीं हुआ। और बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। इस खतरे को देख समझने वाले और काफी अनुभवी यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी माना कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेता अपने बयानों से हिंसा को बढ़ावा देने वाला माहौल तैयार कर रहे हैं। विक्रम सिंह ने साफ कहा कि ऐसे सभी हिंसक बयानों के टारगेट पर एक ही शख्स है और वो है देश के प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने दावा किया कि एक के बाद एक लगातार ऐसे हिंसक बयान दिए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाना ही रहा है। उन्होंने साफ कहा कि हिंसक बयानों से मोदी के खिलाफ अपने समर्थकों को उकसाने का खेल खेला जा रहा है। राहुल गांधी के उन बयानों का भी उन्होंने जिक्र किया जिसमें वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा को उकसा रहे हैं। विक्रम सिंह ने कहा कि यह दुखद है कि जो पार्टी इस तरह की हिंसा में अपने दो प्रधानमंत्री खो चुकी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसक बयानों को बढ़ावा दे रही। कांग्रेस ने इन घटनाओं से सबक नहीं लिया, उल्टे चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले बयान दिए। यह यूपी के पूर्व डीजीपी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मौत और हिंसा जैसे शब्दों की शुरुआत तो सबसे पहले सोनिया गांधी ने की, जब उन्होंने गुजरात का सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम, अब उनके बेटे राहुल गांधी हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जून महीने में ही यह दावा किया था कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी के काफिले पर चप्पल फेंकी गई थी और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर इस तरह के हमले को यह कहकर एक तरह से जस्टिफाई किया था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों का डर खत्म हो गया। राहुल गांधी का वो बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी और कितनी बड़ी बात नरेंद्र मोदी को लेकर कह चुके हैं, डंडा मारने के लिए कैसे उकसा चुके हैं। ये आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था, डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। सुन रहे हैं आप, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। प्रधानमंत्री के काफिले पर चप्पल फेंकी गई और वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं एक तरीके से घुमा के कि भाई ये जो लोगों में डर था नरेंद्र मोदी को लेकर वो विपक्ष ने खत्म कर दिया। ये कोई बहुत अच्छी बात हुई है क्या कि जो चप्पल फेंका गया है? फिर तो कल को कोई हमला करने वाला होगा, उसके मन में भी आएगा कि ओ डर तो अब खत्म हो गया, अब कुछ भी किया जा सकता है। यही बात बीजेपी कह रही। इसी तरह राहुल गांधी ने साल 2020 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा को भड़काने के लिए भड़काया था और यह कहा था कि नरेंद्र मोदी घर से निकले तो देश के युवा उन पर हमला करें। आपको वो बयान याद दिलाता हूं। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। राहुल गांधी क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद, क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, इन लोगों के बीच ऐसी ही तीखी बातें होती थी और फिर नतीजा क्या हुआ वो अब दुनिया देख रही है। इसलिए अब लोग कह रहे हैं कि बॉस राहुल गांधी तो बोलने के लिए बोल जाते हैं, क्या सोच समझ के बोलते हैं वही जानते हैं, लेकिन कहीं इसका बुरा परिणाम इस देश को ना भुगतना पड़े। कुछ दिन पहले संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए भी राहुल गांधी ने खूब हिंसा बोला था। आपको साल जनवरी 2022 की तस्वीर दिखाता हूं, जब पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंस गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी एसपीजी के हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि फ्लाईओवर पर सामान्य ट्रैफिक भी था, आगे लोगों की भीड़ थी। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और उसने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर गलती मानने के बजाय एसपीजी पर आरोप लगा दिया था कि उसने बिना बताए रूट चेंज कर दिया। तब के पंजाब के कांग्रेसी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने तो पीएम की सुरक्षा के साथ समझौते की बात को ही नकार दिया था। हालांकि इस मामले में बाद में फिरोजपुर के एसपी समेत कई अधिकारियों पर गाज गिरी थी। उस वक्त भी मैं पाठशाला में कांग्रेस से मैंने यह सवाल पूछा था
कि जो व्यक्ति उस फ्लाईओवर पर फंसा है वो आपका सियासी दुश्मन बाद में है, देश का प्रधानमंत्री पहले है बॉस। लेकिन लगता है कि तब से लेकर अभी तक कांग्रेस में अप्रोच रहा है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। कई लोग तो मजाक बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी 56 इंच छाती की बात करते हैं और डर गए फ्लाईओवर पर फंस गए। तो यह भी एक फैक्ट है कि कांग्रेस ने आज की डेट में ऐसे ऐसे सांसद बना रखे हैं जो एक समय पर नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काटने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे एक सांसद है इमरान मसूद, जिन्हें इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी के सहारनपुर से टिकट दिया और इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद भी बने। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसक बयान दे चुके। जून 2022 में कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा था कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। अप्रैल 2024 में कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने कहा था कि हमें मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। फरवरी 2023 में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए गए थे। अप्रैल 2024 में कांग्रेस नेता कवासी लखमा ने कहा कि कवासी लखमा जीतेगा, मोदी मरेगा। मार्च 2024 कांग्रेस नेता जीएस मंजुनाथ ने उन्होंने कहा कि अगर मुझे वो यानी पीएम मोदी मिल गया तो पैर में जो रहेगा उसी से मारूंगा। ये होता रहा है और नेता बोलते हैं, उसका इफेक्ट उनके समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में या किसी और फॉलोअर में क्या हो रहा है वो कोई नहीं जानता। और इसलिए इन नेताओं को सोचना चाहिए कि अमेरिका में ट्रंप के साथ जो हुआ वो खतरा वो भारत के लिए पैदा ना कर दे। विपक्ष के नेताओं को यह समझना चाहिए कि कोई भी खतरा न्योता देकर नहीं आता। भले ही इंडी गठबंधन के नेता खुद किसी हिंसा का हिस्सा न बने, लेकिन समर्थकों का क्या भरोसा। अपने नेता के किसी भड़काऊ बयान पर अगर कोई समर्थक उकसावे में आकर नरेंद्र मोदी पर भी वैसे ही हमला करने की कोशिश करे जैसा डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ, तो आप सोचिए स्थिति कितनी खतरनाक हो जाएगी। सावन का महीना शुरू होने वाला है और इसी के साथ सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा भी शुरू हो, जिसकी तैयारियों में यूपी सरकार लगी। जब से योगी सरकार आई है तब से कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकल रही है, लेकिन जब कोई शुभ काम होता है तो इसमें खलल डालने वाले भी आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग कल से योगी सरकार के एक आदेश पर बवाल मचा रहे हैं। यह आदेश कांवड़ यात्रा के भक्तों की सुविधा को देखकर निकाला गया। कई बार कांवड़ यात्री यह शिकायत करते हैं कि कांवड़ में वो कई बार दुकान का नाम देखकर सामान खरीदते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दुकान किसी और नाम से, दुकान चलाने वाला कोई और है। इसे लेकर कई लोग आपत्ति भी जताते हैं कि आखिर पहचान बदलकर दुकान चलाने की जरूरत क्या है बॉस। अपना सही नाम बताओ, दुकान चलाओ। जिसका जो नाम है उसी नाम से, उसी पहचान से ना दुकान चलनी चाहिए। नाम का अगर कोई धोखा दे रहा है, दूसरे नाम से दुकान चला रहा है, मतलब मन में खोट है। यही बात जो है वो लोग उठाते रहे। जब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया कि किसी को दुकान चलाने के लिए अपनी पहचान और नाम छुपाने की जरूरत नहीं है, तो इस आदेश पर ओवैसी जैसे लोग हंगामा मचाने लगे। कहने लगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी से लेकर अखिलेश और कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के विरोध में खड़े होने का फैसला कर लिया और इस फैसले को मुसलमानों से जोड़ दिया। कहीं भी मुसलमानों का जिक्र भर आ जाए तो सबसे पहले ओवैसी के पेट में दर्द होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार के इस फैसले पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सीएम योगी को हिटलर तक बता दिया। ओवैसी ने कहा कि योगी के अंदर हिटलर की आत्मा समा गई है। एक बार सुनिए ओवैसी को, फिर बताऊंगा कि योगी सरकार ने यह फैसला किया क्यों। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? योगी सरकार ने नाम और पहचान बताने का आदेश जारी किया है तो इसलिए क्योंकि ऐसी चीजें हो रही, यानी नाम हिंदू वाला और मालिक मुसलमान। और ये हम हवा में नहीं कह रहे हैं, ऐसे कई ढाबे और होटल चल रहे हैं। आपको उदाहरण से दिखाता हूं। यह ढाबा देखिए जो अमरोहा रोड पर है, इसका नाम है शिवा गोल्डन ढाबा। ढाबे पर जो बोर्ड है उस पर हिंदू प्रतीक बने हैं। ढाबे के नाम से किसी को भी यही लगेगा कि यह शुद्ध शाकाहारी ढाबा है जिसे कोई हिंदू चला रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवा गोल्डन ढाबे के मालिक का नाम फरमान है और वो 14-15 साल से यह ढाबा चला रहा है। सुनिए ढाबे के मालिक फरमान को, फिर इस ढाबे की एक और सच्चाई बताऊंगा। हम आपका फरमान नाम। फरमान भाई कहाँ पर रहते हैं? स्वादपुर डोर। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पर? होटल है अपना।
ये आप ही का होटल है? किस नाम से होटल है ये? शिवा गोल्डन ढाबा। अच्छा, कितने दिन हो गए होटल को? होटल को हो गया 14-15 साल हो गए। शिवा गोल्डन ढाबे के मालिक ने खुद बताया कि उसका नाम फरमान है और वो पिछले 14-15 साल से यह ढाबा चला रहा है। जब हमारी टीम इस ढाबे पर पहुंची तो गजब गजब की चीजें देखने को मिली। ढाबे का नाम ही शिवा ढाबा नहीं है, बल्कि ढाबे के अंदर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। बाकायदा यह फील देने की कोशिश है कि हिंदुओं का ही ढाबा और यहां पर शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। जब इस ढाबे पर काम करने वालों से हमारी टीम ने बात की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। कर्मचारी ने बताया कि ढाबे का मालिक फहीम है। रिपोर्ट देखिए, फिर आपको ऐसे ही एक और होटल के बारे में बताऊंगा। अमरोहा में भी ऐसे कई सारे ढाबे हैं जो इस तरीके से चल रहे हैं। नाम उनका शिव है, विष्णु है, लेकिन अंदर काम करने वाले मालिक कुछ और लोग हैं। शिवा ढाबा है, यहाँ देखिए एक बार हम कोशिश करेंगे बात करने की। ये देखिए शिवा गोल्डन ढाबा है और शुद्ध शाकाहारी भोजन है। अच्छा, कांवड़िए आ रहे हैं, कुछ तैयारी वारी किए हैं आप लोग? क्या तैयारी है? अभी हमने इनकी कोई तैयारी चल रही है, हमारे कांवड़ते हुए से। अब इसका रोड का पता नहीं है कि पुल्ला बंद हो क्या पल्ला बंद हो, कि इस वजह से हमारी तैयारी चल रही है रोड के लिए कि कांवड़ती अब के देखते हैं क्या उल्ली तरफ चलते हैं क्या पल्ली तरफ चलते हैं। जैसे कांवड़ती चलेंगे तो हमें उसी तरीके से करवाना पड़ेगा, इधर से रोड का देखना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हमारा जोगिंदर नाम है। जोगिंदर। और ये ढाबा किसका है? ये हमारे भोरे भाई का ढाबा है। क्या नाम है उनका? भोरे भाई। पूरा नाम क्या? पूरा नाम क्या है उनका? भोरे भाई। भूरे भाई? हाँ, फहीम नाम उनका। फहीम? हाँ। अच्छा, फहीम भाई कहाँ है? वो पल्ले होटल पर गए हुए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, फहीम भाई मतलब ये जो मालिक हैं? हाँ, मालिक है ढाबे के। अब किसी को इस बात से दिक्कत नहीं है कि फहीम ढाबा चला रहे हैं, किसी को इस बात से भी दिक्कत नहीं है कि वो शिवा ढाबा नाम रख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको लगा हो, आपने रखा हो, लेकिन साथ ही वहां पर आप लिख भी दीजिए योगी सरकार कह रही है कि फहीम शिवा ढाबा चला रहा है। इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए भाई? मुसलमान भी कहीं खाने जाता है तो कई बार चेक करता है कि हलाल प्रोडक्ट है कि नहीं। चेक करता है ना भाई, उसको लगता है कि हलाल प्रोडक्ट खाना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए। नाम और पहचान छुपाकर होटल या ढाबा चलाने वाले और भी लोग हैं, वो आगे आपको बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं कि योगी सरकार ने क्या आदेश दिया था और कैसे उस पर अमल हो रहा है। आदेश के मुताबिक दुकानों के आगे मालिक का नाम लिखना जरूरी है। दुकान में काम करने वालों के नाम भी लिखने होंगे। होटल और ढाबों पर असली नाम लिखना होगा। मालिक और कर्मचारियों के नाम बताने होंगे। खाना बनाने वालों के नाम भी लिखने होंगे। फल वालों के भी अपनी पहचान बतानी होगी। ठेले या दुकान के आगे नाम लिखना होगा। अगर नाई की दुकान है वहां भी मालिक का नाम लिखना होगा। पंचर की दुकान है वहां भी मालिक का नाम लिखना होगा। यानी ये सबके लिए है। ऐसा तो नहीं कहा कि मुसलमान आप ही बताओ, सबके लिए कहा कि भाई जो चला रहा है दुकान वो अपना नाम लिख दे। सरकार ने आदेश जारी किया और इस पर अमल भी शुरू हो गया। मुजफ्फरनगर जिला भी कावड़ रूट पर पड़ता है और यहां पर ढाबा मालिकों और दुकानदारों ने अपने नाम और पहचान लिखने शुरू कर दिए। देखिए एक बार रिपोर्ट। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर हाईवे पे एक ढाबे पर मौजूद है। ये देखिए श्री श्याम ढाबा लिखा हुआ है यहाँ पर इसका नाम, और ये श्याम ढाबा देख के लग रहा है किसी हिंदू प्रोपराइटर ही इसके होंगे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें कोई दूसरा नाम तो नहीं है, इसके मालिक कोई और तो नहीं है, इसलिए इस तरीके के बोर्ड जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये बोर्ड जो है वो प्रशासन की हिदायत के बाद यहाँ पे लगाए गए हैं। देखिए आप इसमें नाम देख सकते हैं कि डायरेक्टर आरती चौधरी है, मैनेजर गौरव चौधरी है, मैनेजर नितिन कुमार है, और जो है कुक है वो अजय शर्मा है, वेटर सोनू है, हेल्पर अनीता है और स्वीपर अनिल शर्मा। यानी सारे यहाँ पे काम करने वाले लोग जो हैं वो हिंदू हैं। और अगर यहाँ पे कोई कावड़िया आता है तो उसको किसी बात की कंफ्यूजन नहीं होगी। भाई सबके लिए लागू हो रहा है तो फिर किसी एक को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? हिंदू भी लिख रहा है, सिख भी लिखेगा, ईसाई भी लिखेगा, पारसी भी लिखेगा, जिसकी दुकान होगी वो लिखेगा। और कावड़िए भाई चूंकि एक धार्मिक कार्यक्रम है ना, हर आदमी की अपनी आस्था है, उसको मन करेगा तो वहां जहां मन करेगा वहां बैठ के खाएगा, नहीं मन होगा तो नहीं खाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? दूसरे धर्म के लोग भी जब अपना कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उससे जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, जो उनको परहेज लगता है वो करते हैं कि मानते हैं कि नहीं मानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश लागू हो गया है और चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, सभी अपनी अपनी दुकानों, ढाबों और ठेलों पर नाम लिखें। बड़ी बात यह है कि सरकार का यह आदेश स्वैच्छिक है, यानी अगर दुकानदार का मन है तो वो अपना नाम लिखे और मन नहीं है तो ना लिखे। फिर भी इस पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने तो योगी सरकार के फैसले को मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार से जोड़ दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुनिए, फिर बताऊंगा अखिलेश और मायावती का इस पर क्या कहना है। कावड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का।
तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। इसी तरह से अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नया सरकारी आदेश गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले। ये सभी नेता दुकानदारों की पहचान जाहिर करने के आदेश का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि अगर ढाबे वाले या फिर रेडी ठेले वाले अपना नाम और पहचान लिख देंगे तो उससे परेशानी क्या है। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मोहसिन रजा का कहना है कि किसी को भी अपनी पहचान छुपाने की जरूरत क्या है। सुनिए मोहसिन रजा को, फिर बताऊंगा कि नाम छुपाने के पीछे का खेल चल क्यों रहा। अपनी आइडेंटिटी कोई भी इंसान ना छुपाए। मैं मोहसिन रजा हूं, अगर मैं दरवाजे पर महेश लिखवा दूं तो कैसे चलेगा भाई? यहां तो आप मेरे घर आए हैं ना, तो मोहसिन रजा साहब के ही तो घर आए हैं ना। तो इस तरह से अगर आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? ये देश हमारा जो है सबको मान्यता देता है ना। यहां तो भेदभाव सरकार कर नहीं रही, तो हम क्यों भेदभाव करें या कोई और भेदभाव करे क्यों? इसलिए इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ी है, क्योंकि लोग इस तरह की चीज करते हैं। सरकार के आदेश के बाद ढाबों के मालिकों ने अपने ढाबे और कर्मचारियों की पूरी जानकारी देना शुरू भी कर दिया। ढाबों के बाहर बाकायदा बोर्ड लगाकर पूरी जानकारी दी जा रही है। इसी तरह से फल वाले और रेहड़ी वाले भी अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब तस्वीर मुजफ्फरनगर की देखिए, जहां फल वाला अपने ठेले पर अपना नाम लिखकर फल बेच रहा है। साफ लिखा है आरिफ फल वाला। इसी तरह से तस्वीर देखिए, एक और फल वाला का जो ठेला है शावेज, उस पर नाम लिखा हुआ है और वो फल बेच रहा है। बिरयानी की दुकान पर बड़ा सा बोर्ड लग गया है जिसमें दुकान और मालिक का नाम लिखा हुआ है, यानी कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ये फल वाले और रेहड़ी वाले भी सरकार के आदेश के बारे में जानते हैं और खुद कह रहे हैं कि नाम लिखने में क्या परेशानी हो सकती है। मतलब जिसको लिखना है उसको दिक्कत नहीं है, नेताओं को ज्यादा दिक्कत हो रही है। रिपोर्ट देखिए एक बार कि किन किन जिलों में सरकार के फैसले का असर होगा। मुजफ्फरनगर में न सिर्फ शहर के बाहर बल्कि शहर के अंदर भी उस सरकारी आदेश का पालन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बोला गया है कि रेडी वाले, ढाबे वाले अपने नाम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ एक फलों की रेडी पे हैं तो उसमें बाकायदा लिखा गया है ऊपर मोबिन फल वाले। ये अभी 2-1 दिन हुए हमने पालन किया इस बात का, काफी 2-3 दिन वगैरह में हमने नाम अधिकारी आए, उन्होंने कहा नाम वगैरह दस्तक करे। यहाँ सबने तख्ती लगा ली नाम की। सब पुलिस वाले आ रहे हैं चेक करने के लिए? हाँ, पुलिस वाले आ रहे हैं चेक करने के लिए और यूँ कह रहे हैं होटल वालों को बड़ा नाम करके लगाइएगा, अपना छोटे छोटे मत लगाइएगा नाम। आपने पूछा उनसे क्यों लगाने के लिए बोल रहे हैं आप? हाँ, यूँ लगाने के लिए बोल रहे। किसी के मन में कोई बैनर है, एक कावड़ यात्रा आती है, बोला आता है इसका नाम क्या है, वो सब ओपन है, इसका नाम क्या है, कौन क्या है, ये इस पे सब तख्ती प्रशासन ने लगवाई है। क्या नाम है जनाब आपका? हाकिम नाम है जी। हाकिम जी, कभी आदेश आया और क्या किस तरीके से पालन कर रहे हैं आप लोग? ये 4-5 दिन पहले क्या है उन्होंने पुलिस वालों ने क्या तख्ती ला के नाम लिख कर यहाँ टांग दो। लेकिन ऐसे भी ढाबे जिनके नाम से कुछ पता ही नहीं चलता, जैसे ये ढाबा देखिए जो अमरोहा रोड पर है, इसका नाम है हाईवे ढाबा। जरा वो तस्वीर दिखाइए। अभी वो तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। ये है हाईवे ढाबा। अब हमारी टीम यहां पहुंची, पूछा कि भाई हाईवे ढाबे के मालिक का नाम क्या है, तो भूरे मालिक है। कहा गया कि मुसलमान है। भूरे मालिक का कहना है कि ढाबे को उसने किराए पर लिया है और जल्दी ही ढाबे का नाम भी बदलने वाला है। देखिए जरा रिपोर्ट। शुद्ध शाकाहारी हाईवे ढाबा वेज ढाबा है। बजरंगबली की बाकायदा यहाँ पे झंडा लगा हुआ है और भारत का झंडा लगा हुआ है और गुरु नानक देव जी का यहाँ पर फोटो भी लगा है और सिख समुदाय का प्रतीक चिन्ह भी लगा हुआ है। क्या नाम है इनका? नाम तो खैर भूरे है। भूरे? पूरा नाम क्या है? भूरे मलिक बोलते हैं। और ये भूरे कौन है? भूरे मलिक? भूरे मैं हूँ, मैं चलाता हूँ। आप चलाते हैं? अच्छा। बंद रहेगा सावन में तो बंद कर देते, रोड बंद रहेगा ना। अच्छा, बंद कर देंगे। तो ये नाम इसका हाईवे ढाबा है जी। ऐसा क्यों रखा था सर? ये पहले से चल रहा था, रेंट पे ले रखा मैंने तो किराया। आपको शुद्ध शाकाहारी ओम लिखा हुआ नजर आएगा। ओम आप देखिए यहाँ पे नजर आएगा। ये जो संचालक हैं वो तो मुस्लिम है लेकिन ओम यहाँ पे नजर आएगा। इस तरीके से भ्रमित करने वाले जितने भी ढाबे हैं उनको लेकर मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने काफी ज्यादा जो है वो एक्शन दिखाया है और कहा है कि नाम बताइए। दरअसल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा आयोजन बन जाता है। उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कई राज्यों से भक्त हरिद्वार आते हैं और गंगा जल लेकर जाते हैं। सावन में हर साल 1 करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं।
यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से भी भक्त आते हैं। कांवड़ यात्रा के रूट में यूपी के 13 से ज्यादा जिले, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर में 111 किलोमीटर लंबा रूट है। इन 3 जिलों के 54 गांव कांवड़ यात्रा के मार्ग में आते हैं और इस पूरे रूट पर कांवड़ियों को सामान खरीदने के दौरान कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए फैसला लिया गया है। सीएम योगी कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए निर्देश जारी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा रूट की टूटी सड़कें 72 घंटे में ठीक की जाएं, यह आदेश दिया गया है। ड्रोन से कांवड़ यात्रा रूट की निगरानी की जाएगी। कांवड़ रूट पर सहायता शिविर भी लगाए जाएंगे। कांवड़ शिविर लगाने वाले का सत्यापन जरूर किया जाए। रूट पर साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट का इंतजाम हो, फूल बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत किया जाए। कांवड़ रूट पर पेयजल शिकंजी का इंतजाम हो, अलग अलग मंत्रालय साथ मिलकर इंतजाम देखें। ये सारे आदेश कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं। कुछ दिन पहले पूरा देश गर्मी से हाँफ रहा था, लेकिन जैसे ही मानसून ने रफ्तार पकड़ी तो तस्वीर बदल गई। अब लोग बारिश को देख के बाप बाप कर रहे हैं। बारिश ने गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन कई इलाकों में यह बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक आधे हिंदुस्तान में बाढ़ के हालात बन गए। कई जगह यह जानलेवा बारिश हो गई है, लोगों की जान चली गई। नदी नालों में ऐसा उफान आया कि नदियां सड़कों से होकर बहने लगी। मैदानी इलाकों में तो बाढ़ आ गई, जानवर बह रहे हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों की जान आफत में। आज पाठशाला में देश भर में इस मॉनसून के सीजन में क्या चल रहा है, उस भयावह तस्वीर को दिखाऊंगा। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से बारिश आफत बनकर टूटी। उत्तराखंड के हल्द्वानी की तस्वीर देखिए। इसमें 2 कार सैलाब के बीच फंसी हुई नजर आ रही है। असल में यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से नाले में ऐसा उफान आया कि मकानों के बीच से गुजर रही सड़क पर सैलाब आ गया। एक कार सवार सैलाब की रफ्तार का अंदाजा नहीं लगा पाया। उसने नाले को पार करने की कोशिश कर ली, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कार बहने लग गई। गनीमत यह रही कि कार सड़क के किनारे बनी रेलिंग में जाकर अटक गई और उसकी जान बच गई। इसी तरह जरा एक बार तस्वीर दिखाइए फुल फ्रेम। ये तस्वीर आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जो है वो नदी में पार्क कर दी गई, लेकिन सच्चाई यह है कि बारिश इतनी तेज हो रही है कि नदी शहरों में बह रही है, ऐसा लग रहा है सड़कों पर बह रही है। ऐसा नदी नालों में उफान आ चुका है, तो भारी बारिश से उत्तराखंड में जगह जगह पहाड़ भी टूटने लगे। अब जरा यह तस्वीर उत्तराखंड के चंपावत की देखिए, जहां लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइड के साथ आया मलबा सड़क के एक बड़े हिस्से को अपने साथ बहा कर ले गया। यह तस्वीर देखिए, सड़क बह गई भाई, पूरी सड़क बह गई। यह हालत हो रखी है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की मार यूपी के सहारनपुर पर भी पड़ी। सहारनपुर की तस्वीर देखिए, जहां शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर के पास अचानक शिवालिक की पहाड़ियों से तेज बहाव वाला पानी रास्ते पर आया, जिसकी वजह से मंदिर में दर्शन करने पहुंचे कई श्रद्धालु पानी की धार में फंस गए। हालांकि बाढ़ के खतरे को देखते हुए वहां पहले से मुस्तैद टीम ने लोगों को पानी की दूसरी तरफ पहुंचने में मदद की। इस दौरान कई लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए। लगातार हो रही बारिश की मार से इंसान ही नहीं, जानवर भी बेहाल हो गए। जरा जानवरों का हाल दिखाता हूं। यह तस्वीर अयोध्या के गुप्तार घाट की, जहां बारिश की वजह से उफान पर आई सरयू नदी में 2 गायें बह गई। हालांकि उनका बाद में रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों गाय काफी दूर से नदी के तेज बहाव के साथ बहती चली आ रही थी और जब गुप्तार घाट के पास तैनात जल पुलिस की टीम की नजर इन पर पड़ी तो उन्होंने नाविकों की मदद से दोनों गायों को बचाया। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से उफनती नदियों के पास न जाने की अपील कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। यह तस्वीर यूपी के हरदोई की है, जहां बारिश की वजह से नदी में पानी और उसकी रफ्तार इतनी बढ़ चुकी है कि सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में बह चुका है। लेकिन ये भाई साहब को देख लीजिए, ये नीचे देख रहे हैं पानी किस रफ्तार में बह रहा है। सड़क नहीं बची है। उस सैलाब को एक शख्स रील बनाने के चक्कर में एक पाइप के ऊपर बैठकर पार करता नजर आ रहा है। मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो रुका नहीं, क्योंकि उसको रील बनाना है। एक तो रील ने भाई जीवन नरक कर दिया है कई बार। सड़क बह गई, नीचे देखिए क्या रफ्तार है। भाई जो है वो पाइप से आ रहा है, किसी से कोई वीडियो बना रहा है सामने। हरदोई में तो इस शख्स ने किसी तरह नदी पार कर दी, लेकिन उफान मारती नदी से खिलवाड़ करना मतलब अपनी जान आफत में डालना। मध्य प्रदेश के हरदा की तस्वीर देखिए,
यहां बारिश की वजह से कोलार नदी का पानी सड़क से होकर बहने लगा। ज्यादातर लोग तो सड़क से होकर बह रही नदी के दोनों तरफ खड़े नजर आए, लेकिन कुछ लोगों ने बाइक साथ में लेकर नदी को पार करने की कोशिश की। उनको लगा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, लेकिन उनकी बाइक पानी के तेज बहाव के साथ बहने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मिलकर किसी तरह बाइक को बहने से बचाया। इसी तरह की लापरवाही की एक और तस्वीर दिखाती है छत्तीसगढ़ के बीजापुर की यह तस्वीर, जहां पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से चेरपाल नदी अपने किनारों को पार कर नेशनल हाईवे के ऊपर से होकर बहने लगी। लेकिन नदी का पानी बढ़ने के बावजूद इलाके के विधायक ट्रैक्टर चलाते हुए अपने साथियों के साथ पानी में उतर गए। जब विधायक जी जान जोखिम में डालने की उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के भाई के अंतिम संस्कार में जाना बहुत जरूरी था, इसलिए उफनती नदी को पार किया। बताइए, अंतिम संस्कार में जाने के लिए अपनी अंतिम यात्रा ना निकल जाए इसकी भी चिंता न थी, जबकि हाईवे के ऊपर बहरा पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी के दोनों तरफ, हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई, कोई नहीं क्रॉस कर रहा था, लेकिन विधायक जी गए क्रॉस करके। बीजापुर में तो विधायक का ट्रैक्टर किसी तरह पानी के पार पहुंच गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी में ट्रैक्टर ड्राइवर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं। यहां ट्रैक्टर के ड्राइवर ने राशन से लदी ट्रॉली के साथ सड़क के ऊपर से बह रही नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि उसका पूरा ट्रैक्टर करीब करीब डूब ही गया, जिसके बाद पानी में डूबे ट्रैक्टर को खींचने के लिए दूसरा ट्रैक्टर लाना पड़ा। मतलब उस ट्रैक्टर को बताना पड़ा कि चलो भाई तुम्हारा भाई डूब रहा है। अब महाराष्ट्र के यवतमाल की तस्वीर देखो। बाढ़ और बारिश ने लोगों को इतना बेहाल कर दिया है कि शव यात्रा निकालने के लिए भी लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ी और शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए कमर तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। यूपी से आई बाढ़ की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कानपुर में भी गंगा का बढ़ता पानी लोगों को डराने लगा है। घाट की सीढ़ियां गंगा नदी के पानी में डूब चुकी हैं। गंगा नदी के आसपास के रहने वाले लोगों को वहां से हटाना पड़ा है। कुछ इसी तरह गंगा ने वाराणसी के लोगों की भी टेंशन बढ़ाई हुई। वाराणसी में हर घंटे गंगा में पानी का लेवल 5 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। नदी किनारे बने कई छोटे मंदिर और ज्यादातर घाट पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। वाराणसी के नमो घाट से हमारे सहयोगी की जरा एक रिपोर्ट देखिए, वहां क्या हालत है। वाराणसी में गंगा प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है। फिलहाल इस वक्त मैं वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर मौजूद हूं और आप यहां पर किस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसकी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए मेरे कमर का जो पानी है वो बिल्कुल आ चुका है, जबकि यहां से लगभग 15 से 20 मीटर आगे तक जो घाट की सीढ़ियां हैं वो है, मतलब लगभग 25 से 30 सीढ़ियां पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी हैं और आने वाले दिनों में घाट के ऊपर पानी आ जाएगा। वाराणसी में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों को डराने लगा है, तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के कई जिले पहले ही बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यूपी में उत्तराखंड और नेपाल से सटे 20 जिलों में पिछले 4 से 5 दिनों से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इन जिलों में 20 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। पिछले 24 घंटों में बारिश और बाढ़ की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। बारिश की वजह से हो रही मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए यूपी के 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी ही नहीं, आधा हिंदुस्तान बाढ़ और बारिश से बेहाल है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जिन राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है उनमें एक तो उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। ये सारे राज्य हैं जहां भयंकर बारिश हो सकती है, अलर्ट जारी किया गया है।